नमस्ते और थ्योरी टाइटंस में आपका स्वागत है। आज हम आपको RNAW101 यानी इंडिया की स्पाई एजेंसी के बारे में सब कुछ बताएंगे। कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, पर यह कहावत शायद सबसे ज्यादा सटीक बैठती है खुफिया एजेंसियों पर। वो एजेंसियां जो सिर्फ अपनी जानकारी के दम पर लाखों लोगों की जानें बचाती हैं, वो भी गुमनामी के अंधेरे में रहकर बिना किसी नाम या श्रेय के। तो चलिए आज समझते हैं भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ की कहानी, इसकी शानदार जीतों से लेकर इसकी दर्दनाक नाकामियों तक। हर बड़ी कहानी की तरह RNW की कहानी की शुरुआत भी एक ज़रूरत से होती है, और ये ज़रूरत तब पैदा हुई जब भारत को दो बड़े खुफिया झटके लगे। इन झटकों ने ये साफ कर दिया कि देश को एक समर्पित विदेशी खुफिया एजेंसी की कितनी सख्त ज़रूरत है। देखिए, भारत में खुफिया तंत्र की जड़ें तो ब्रिटिश राज तक जाती हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1830s के दशक में ठगी और डकैती विभाग से, जो धीरे धीरे विकसित होता गया और 1920s तक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB बन गया। आज़ादी के बाद यही IB भारत की आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही थी। लेकिन IB की पहली बड़ी परीक्षा हुई 1962 में, और नतीजा काफी विनाशकारी था। चीन ने भारत पर हमला कर दिया और IB को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। सोचिए, भारत को ये तक नहीं पता था कि चीन के पास उस इलाके में कोई बड़ा एयरबेस है ही नहीं। एक ऐसी जानकारी जो शायद युद्ध का रुख ही बदल सकती थी। ये एक बहुत बड़ी चूक थी। और फिर बस 3 साल बाद कहानी फिर से वही दोहराई गई। 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया और एक बार फिर IB को हमले की कोई पूर्व चेतावनी नहीं मिली। 2 युद्धों में 2 बड़ी विफलताएं। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि भारत को एक ऐसी एजेंसी चाहिए जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ विदेशी खुफिया जानकारी जुटाने पर हो। इन्हीं विफलताओं के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सबसे काबिल जासूसों में से एक RN काओ को एक नई एजेंसी बनाने का काम सौंपा, और इस तरह 21 सितंबर 1968 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का जन्म हुआ। और इसका एक सबसे बड़ा नियम था, रॉ का चीफ सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा और किसी को नहीं। RN काओ के नेतृत्व में रॉ ने आते ही अपनी काबिलियत साबित कर दी। चलिए एजेंसी के उन शुरुआती दिनों के एक ऐसे ही शानदार किस्से पर नजर डालते हैं जिसे आज भी जासूसी की दुनिया का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। साल था 1971। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का दौर। भारत के सामने एक मुश्किल खड़ी थी। उसे पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज की सप्लाई लाइन काटनी थी। इसके लिए जरूरी था कि भारत अपना हवाई क्षेत्र पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दे, लेकिन बिना किसी ठोस वजह के ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होता। और यहीं पर RN काओ ने एक ऐसी चाल चली जो जासूसी की किताबों में दर्ज हो गई। उन्होंने एक पकड़े गए अपहरणकर्ता हाशिम कुरैशी को एक डबल एजेंट बना दिया। मतलब एक ऐसा जासूस जो दिखावा तो एक टीम के लिए खेलने का करता है, पर असल में काम दूसरी टीम के लिए कर रहा होता है। काओ का प्लान बिल्कुल सीधा था। कुरैशी एक भारतीय विमान का दिखावटी अपहरण करके लाहौर ले जाएगा। वहां जाकर पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने की मांग करेगा और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को इस अपहरण का समर्थक साबित कर देगा। और ये योजना काम कर गई, वो भी शानदार तरीके से। इस अपहरण ने भारत को अपना हवाई क्षेत्र बंद करने का वो जायज कारण दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। इस एक चाल ने पश्चिमी पाकिस्तान की अपने पूर्वी हिस्से में सेना और रसद भेजने की क्षमता को लगभग खत्म कर दिया। ये RNW की पहली बड़ी जीत थी। इसने साबित कर दिया कि एक नई एजेंसी भी इतिहास का रुख मोड़ सकती है। लेकिन RNW की सफलता का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। जल्द ही भारत की घरेलू राजनीति ने इस उभरती हुई एजेंसी को लगभग तबाही ही कर दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आई तो उसने RNW को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ये एजेंसी इंदिरा गांधी की निजी फौज है, और नतीजा, एजेंसी के बजट में भारी कटौती कर दी गई, उसके ऑपरेशंस को सीमित कर दिया गया और उसके संस्थापक RN काओ को इतना अपमानित किया गया कि उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। और ठीक इसी उथल-पुथल के दौर में रॉ के एजेंटों ने पाकिस्तान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम का पता लगा लिया था। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी वैज्ञानिक एक खास प्रयोगशाला में बार-बार जा रहे हैं।
तो जासूसी का एक क्लासिक तरीका अपनाते हुए एजेंटों ने पास की एक नाई की दुकान से उन वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल इकट्ठे किए। लैब टेस्ट से ये बात कंफर्म हो गई कि वो परमाणु विकिरण के संपर्क में थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रा ने उस प्रयोगशाला के अंदर एक सोर्स भी बना लिया था, एक ऐसा सोर्स जो सिर्फ $10,000 में पाकिस्तान के पूरे परमाणु बम के ब्लूप्रिंट देने को तैयार था। ये एक ऐसा मौका था जो शायद दोबारा कभी नहीं मिलता। लेकिन जब ये फाइल प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास मंजूरी के लिए गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला कहकर खारिज कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो आगे चलकर बहुत विनाशकारी साबित होने वाला था। और फिर वो हुआ जिसे खुफिया दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। प्रधानमंत्री देसाई ने एक दिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक को फोन किया और सीधे सीधे कह दिया कि उन्हें उनके परमाणु कार्यक्रम के बारे में सब पता है। इस एक फोन कॉल ने पाकिस्तान में रॉ के पूरे नेटवर्क को उजागर कर दिया। कई एजेंट पकड़े गए, कई मारे गए। ये एक दर्दनाक सबक था कि कैसे राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है। इस तबाही के बाद भी औरांडे ने खुद को फिर से खड़ा किया। एजेंसी के इतिहास में शानदार सफलताओं और विनाशकारी विफलताओं का ये दौर चलता रहा, जो खुफिया काम की अनिश्चित और खतरनाक प्रकृति को साफ दिखाता है। अब जरा इस कामयाबी को देखिए, कैसे एक छोटी सी जानकारी ने एक बड़ी जीत दिलाई। 1984 में RNW के लंदन स्टेशन को एक टिप मिली। टिप ये थी कि पाकिस्तान की सेना ने यूरोप की एक कंपनी से बड़ी मात्रा में आर्कटिक वेदर गियर का ऑर्डर दिया है, मतलब बर्फ में पहने जाने वाले खास कपड़े और सामान। ये एक छोटा लेकिन बहुत अहम सुराग था कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। इस खुफिया जानकारी के मिलते ही भारत ने तेजी से काम किया। ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के पहुंचने से हफ्तों पहले ही सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। ये RNW की एक बहुत बड़ी सामरिक जीत थी, जिसने भारत को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर एक निर्णायक बढ़त दिला दी। लेकिन जहां सियाचिन एक शानदार कामयाबी थी, वहीं 1999 का कारगिल युद्ध एक बहुत बड़ी खुफिया विफलता साबित हुई। इस बार सुरागों की कोई कमी नहीं थी। सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की बढ़ती हलचल, नए बंकरों का निर्माण, खास बर्फीले जूतों की खरीद, ये सब चीख चीख कर कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर इन चेतावनियों पर समय रहते ध्यान ही नहीं दिया गया। कारगिल की नाकामी भारत के लिए एक वेकअप कॉल थी। अब ये साफ हो गया था कि सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करना ही काफी नहीं है। उस जानकारी को सही लोगों तक सही समय पर पहुंचाना और उसका सही विश्लेषण करना भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद भारत के पूरे सुरक्षा ढांचे में बुनियादी सुधार किए गए। युद्ध समाप्त होने के ठीक 3 दिन बाद सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया। इसका काम ये पता लगाना था कि आखिर चूक हुई कहाँ और ऐसे बदलाव सुझाना था जिससे ये सुनिश्चित हो कि ऐसी विफलता दोबारा कभी न हो। समिति की सिफारिशों ने भारत की सुरक्षा संरचना को पूरी तरह बदल दिया। एक नई 3 स्तरीय प्रणाली बनाई गई, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC। इसे ऐसे समझिए जैसे अलग अलग जासूस पहेली के छोटे छोटे टुकड़े ला रहे हैं और NSC वो जगह है जहां विशेषज्ञ इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि जानकारी अलग अलग विभागों में अटकी न रह जाए और कोई भी अहम सुराग भविष्य में नज़र से न चूके। और इस पूरी प्रणाली के केंद्र में एक नया और बेहद शक्तिशाली पद बनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA। NSA का काम इस पूरी मशीनरी को चलाना है, सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना है और सीधे प्रधानमंत्री को सलाह देना है, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले सबसे सटीक और पूरी जानकारी के आधार पर लिए जा सकें। RAW की कहानी हमें यही दिखाती है कि खुफिया काम कितना मुश्किल और अनिश्चित होता है। ये जीत और हार की एक न खत्म होने वाली यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सुधारों और अनुभवों के बाद भी क्या कोई भी खुफिया तंत्र कभी पूरी तरह से अचूक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा तलाशना पड़ेगा। तो ये था रॉ के बारे में। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।